नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं रे ऑप्टिक्स के इस आखिरी अध्याय में, which is going to be lesson 13. Yes, we have covered each and every topic in detail, and question analysis will be there in each and every topic. Make sure you do check them out. Apart from this, we are going to cover telescope in this lecture. This is going to be the last topic of the chapter, which we are going to cover here. टेलीस्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, तो 5 मार्क्स पक्के करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और ये ज़रूर चेक करें कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अपना बना सकते हैं. लेट्स गेट All स्टार्ट. right then, let's talk about telescope now. तो टेलीस्कोप भी एक तरीके से देखा जाए तो लेंसेज की डिफरेंट अरेंजमेंट का ही रिजल्ट है. लेंसेज को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि हम बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से देख पाते हैं. तो टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस एज यूजुअल. और ये ऑप्टिकल डिवाइस जो है बहुत दूर रखी हुई चीज़ों को देखने के काम आता है. सो वी कैन से विच अनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जो बहुत दूर रखे हो. अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर दैट टेलीस्कोप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो अगर मैं डिफरेंट टाइप्स की टेलीस्कोप की बात करता हूँ तो मेजरली 2 कैटेगरीज यहाँ पर आती है. पहली कैटेगरी है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जहाँ पे रिफ्रैक्शन का हम इस्तेमाल करके इमेज को फॉर्म कर रहे होंगे. रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी 2 टाइप के होते हैं. पहला इसके अंदर आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होता है जो अर्थ के बाहर चीज़ों को देखने के लिए काम आता है. बहुत एक्सपेंसिव होता है और जितना बड़ा टेलीस्कोप होगा उतना अच्छा उससे हम आउटर स्पेस की चीज़ों को देख पाएंगे. अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की बात करूँ तो इट इज़ अबाउट 200 मीटर्स इन लेंथ. इतना बड़ा टेलीस्कोप है वो, एंड इट इज़ इन चाइना वंस अगेन. सिमिलरली एक और टाइप का टेलीस्कोप होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होता है जिससे हम अर्थ पर ही प्रेजेंट किसी चीज़ को जो कि बहुत दूर है देखने के लिए यूज़ करें. अब अर्थ पे प्रेजेंट किसी बहुत दूर वाली चीज़ को देखने के लिए अगर तुमको याद हो तो हम बाइनोकुलर्स का यूज़ करते हैं. वो बाइनोकुलर्स को ही हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं. और इसी के अलावा सेकंड कैटेगरी ऑफ टेलीस्कोप्स हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर भी 2 तरीके के टेलीस्कोप आते हैं. एक जिसको हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोलते हैं, जो ऑब्वियसली न्यूटन ने बनाया था, और दूसरा हम बोलते हैं कैसर ग्रे. तो अगेन डिफरेंट साइंटिस्ट, बट टेलीस्कोप क्या होगा, यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे. रिफ्लेक्शन के थ्रू हम इमेज को फॉर्म करके देख रहे होंगे. तो बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं दिखता है इससे, बट हाँ, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके इमेज बनना, इट्स अ मिराकल. तो इसलिए इस टाइप के टेलीस्कोप को भी हम पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप के बारे में. हेडिंग डाल लो, एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें बताया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों में से एक टेलीस्कोप एग्जाम में ज़रूर आएगा. मतलब एक ऑप्टिकल डिवाइस एग्जाम में ज़रूर आएगा, वो भी 5 नंबर में. कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के दोनों आ जाए और के अंदर ऑप्शन हो. तो किसी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए ये. तो हम इसको सबसे पहले तुम इसको डिफाइन करोगे अगर एग्जाम में ये आएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप होता क्या है. सो विल सिंपली से इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सॉरी इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप which is used to see heavenly bodies like stars, planets, etc. तो जो भी आउटर स्पेस की चीज़ें होंगी उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा. सैटेलाइट्स को भी हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो ये कुछ कुछ बातें एस्ट्रोनॉमिकल टाइप टेलीस्कोप के बारे में. मतलब दिस वाज अ ब्रिलियंट डिस्कवरी. अगर हमारे पास टेलीस्कोप नहीं होता तो मे बी आज इतनी सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता है शायद उनके बारे में नहीं पता होता. कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब भी टेलीस्कोप आएगा तो मैं बोलेगा वर्किंग बताने के लिए, सो यू हैव टू टेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेजरली 2 लेंसेज इसमें यूज़ करेंगे और दोनों के दोनों लेंसेज कैसे होंगे, कन्वर्जिंग लेंस होंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होंगे. तो सिंपल सा बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज mounted coaxially at the outer ends of 2 sliding tube. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम लेंसेज को स्लाइड कर सकते थे, ऐसे ही टेलीस्कोप के अंदर भी इस चीज़ को किया जा सकता है टू ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट अराउंड और आउटसाइड दी अर्थ एटमोस्फेयर.
इन दोनों लेंसेज को भी वही सेम प्रोसेस से हम या वही सेम नाम देंगे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक होगा आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वही लेंस होगा विच वॉज देयर एट दी ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से इट इज प्लेस्ड नियर दी ऑब्जेक्ट। तो जो बाहर वाला लेंस होगा टेलीस्कोप के तो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस अगेन कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हम सिंपल से यहाँ बोल सकते हैं इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। जितना ज़्यादा फोकल लेंथ इस लेंस का होगा उतना अच्छा और उतना पावरफुल टेलीस्कोप वो होगा। जितना बड़ा इसका अपर्चर होगा उतना ज़्यादा हमें हेल्प करेगा इमेज को बेहतर बनाने में। समझने की बात यह है, इसका लार्ज अपर्चर होने का मेन रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करे ऑब्जेक्ट से, ताकि इमेज हम इजीली बना पाए। तो अगर ज़्यादा बड़ी और ब्राइटर इमेज अगर हमें चाहिए तो इसको हम लार्ज लेके चलते हैं ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट गेट एंटर्स इनटू द लेंस, गेट एंटर्स इनटू द टेलीस्कोप थ्रू लेंस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसी के अलावा सेकंड टाइप ऑफ लेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है आई पीस। तो आई पीस ऑलरेडी हमें पता है विच इज़ क्लोज टू दी आई। अब कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव की इसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो सिंपल सा इसे भी बोलेंगे देखिए ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। क्योंकि हमारी आंख के पास अगर ये होगा तो ऑब्वियसली लेंस का साइज ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, इट शुड बी स्मॉल। सो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एज वेल एज स्मॉल अपर्चर प्लेस्ड नियर दी आई। तो जब हम इसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जिस लेंस में हम देख रहे होंगे दैट इज सपोज टू बी आई पीस। सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। वर्किंग की जब हम बात कर रहे होंगे तो दो केसेस से डील करेंगे। पहला केस होगा जिसके अंदर हमारी फाइनल इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जाना था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी बात कर रहे होंगे। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। जितना ज़्यादा उतना अच्छा टेलीस्कोप, कितना भी अच्छा टेलीस्कोप हो उसकी जो फाइनल इमेज है शुड बी फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तभी वो हमारे लिए विजिबल होगा, तभी वो हमें दिखाई देगा। एंड दैट इमेज इज सपोज टू बी द फाइनल इमेज। हम फाइनल इमेज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो रे डायग्राम समझने से पहले इसके मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन की जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में इसके एक नंबर होते हैं, तो याद रखना है कि प्रॉपरली हम इसको मेंशन कर रहे हो। तो मैग्नीफाइंग पावर जब भी हम टेलीस्कोप की डिफाइन करेंगे तो जिस तरीके से करेंगे दैट इट इज़ द रेशियो, वही सेम प्रोसेस, एंगल सबटेंडेड इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज formed at the least distance of distinct vision। क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बनेगी। टू दी टू दी एंगल सबटेंडेड एट दी आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसकी जब हमने मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करी थी तो हमने बोला था एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू दी एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट टू एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए इन्फिनिटी पे व्हेन सीन डायरेक्टली, एंड वी शुड बी लुकिंग एट द लेंस यूजिंग आई ऑब्वियसली। तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब इसके रे डायग्राम को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रे डायग्राम कैसे बन रहा होगा। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, जैसा कि मैंने हर बार तुम्हें बताया है, जब भी रे डायग्राम बनाओ तो एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखते हुए रे डायग्राम बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली मैं दो लेंसेज अज्यूम करूंगा। वन इज गोइंग टू बी माई ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज गोइंग टू बी माई आई पीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू आई पीस, कुछ इस तरीके से तुम देख सकते हो। अब समझने की बात यह है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा तो रेज कहाँ से आ रही होंगी, रेज इन्फिनिटी से आ रही होंगी। कैसे आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी, ये बात याद रखनी है। तो हम दो रेज यहाँ पे बनाएंगे विच आर सपोज टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो समझो जरा इस चीज को, ये रेज तुम कैसे बनाओगे। स्ट्रेट लाइन बनानी है स्केल से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जो यहाँ जा रही हो, सीधा ऐसे बनाना एक स्ट्रेट लाइन इसके ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे लेंस पे। तो स्केल को इस तरीके से रखना कि पूरी स्ट्रेट लाइन तुम एक ही बार में बनाओ। सिमिलरली फिर दूसरी रे को भी कुछ इसी तरीके से लेकर आओगे।
लेकिन यहाँ आके ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन, दिस सेकंड रे विल सफर रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से फिर बेंड, कुछ इस तरीके से। और जब ये बेंड होगी तो जो लाइट की वजह से फाइनल इमेज हमें मिलेगी वो कहीं दोनों के बीच में मिलेगी, कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आई जस्ट अज्यूम दैट माई ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड समवेयर एट इन्फिनिटी, बट इमेज कुछ मुझे इस तरीके से यहाँ पे मिली। अब जब मुझे इमेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी, तो इस आईपीस वाले लेंस के लिए हम क्या करेंगे, रेस को पीछे की तरफ रिफ्रैक्ट कराएंगे। जैसे ही इसको पीछे की तरफ रिफ्रैक्ट कराएंगे तो हमारी फाइनल इमेज हमें कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसको बनाने के लिए सिंपल सा डॉटेड लाइंस बना देना, एंड वन लाइन शुड पास थ्रू फोकस ऑफ द आईपीस, लाइक दैट। बाकी एक रे जो होगी वो इस ऑब्जेक्ट से आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। बाकी एक दो रेज और बना देना जो कि कुछ ऐसे जा रही है। तो इस तरह से हमें हमारा ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज देखने को मिलेगी। समझना है इस चीज़ को, दिस वॉज सपोज टू बी माई ऑब्जेक्ट विच वॉज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। यहाँ से तो पैरेलल रेज आई, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पास करेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा रेज एंटर कर पाएगी, जितनी ज़्यादा रेज एंटर करेगी उतनी क्लियर फाइनल इमेज हमें मिलेगी। ये हमारा आईपीस लेंस हो गया। इसकी जो फोकल लेंथ है, अब इसको ध्यान से देखो जरा। तो हमें क्या पता है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिलेंगी ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा फोकस। क्योंकि अगर रेस पैरेलल आती है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज इज सपोज टू फॉर्म एट फोकस इफ रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही प्रिंसिपल को अप्लाई करके ये हो जाएगा हमारा फोकस। सो हियर वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी माय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ साथ जो आई पीस होगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हम कहीं यहाँ देख रहे होंगे, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। पिछले वाले केस में जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो उसके अंदर क्या देखा था कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस था। लास्ट वाले केस में दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर एक तरीके से लाई कर रही है, तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी ऑब्जेक्टिव का आईपीस की फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहीं कहीं पे हमारी आई होगी जो इस पूरे के पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रही होगी, फाइनल इमेज को देख रही होगी। तो दिस इज गोइंग टू बी माई वर्चुअल इमेज, जो किसकी वजह से बनी, जो बनी ऑब्जेक्टिव की वजह से। तो इस इमेज को मैं नाम दे सकता हूँ ए डैश बी डैश। वहीं पे इस ये जो इमेज होगी ये आईपीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो जब एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी तो फाइनल इमेज जो हमें मिलेगी उस इमेज को हम बोलेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। समझने की बात यह है कि जो ये डिस्टेंस होगा लेंस से, दिस इज सपोज टू बी डी, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। वहीं पे ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोल सकते हैं यू ई, यानी कि वी कैन कॉल दिस एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। तो सिंपल सा फिनोमिना है, सिंपल सा रिफ्रैक्शन है, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ एंगल्स को नाम देंगे। सबसे पहली बात, मैग्नीफिकेशन क्या बोलती है, मैग्नीफिकेशन बोलती है दैट इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट दी आई बाय द फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई के ऊपर। तो ये एंगल को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको मैं कह सकता हूँ दैट दिस इज व्हाट द फाइनल इमेज इज सबटेंडिंग एट दी आई। इस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूँ। अब समझने की बात यह है कि हम यहाँ पे जो ट्रायंगल यूज करेंगे वो ये बड़े वाला नहीं यूज करेंगे, हमें छोटे वाला यूज करेंगे। छोटे वाला मतलब जो फाइनल इमेज से पहले एक इमेज हमें मिली ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल के लिए भी तो एंगल बीटा ही होगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का फायदा क्या है कि हमारे पास ये जो लेंथ है ना, ये गिवन है, ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। और इसकी जो हाइट होगी इसको हम अगेन कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। वहीं पे हमसे बोला गया इसका रेशियो लेना है किसके साथ, बाय द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड करा उसको तो मैं यही बता सकता हूँ, इसको मैंने अल्फा बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और कहाँ रखा है, एट इंफिनिटी। तो इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना कि एंगल कौन सा लेना है और कौन से एंगल की वजह से हमें फाइनल इमेज देखने को मिल रही होगी। तो रे डायग्राम पेन से बनाना, पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से बनाना है, स्केल का यूज करना है, रफली नहीं बनाना, इस चीज का खास ख्याल रखना है। दैट रे डायग्राम शुड बी वेरी स्पेसिफिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हमारा ये रे डायग्राम, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं होना चाहिए।
फ्री हैंड से बिल्कुल नहीं बनाना, याद रखिएगा ये बात। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेलीस्कोप एक्सप्लेन करो, कंस्ट्रक्शन बताओ और बताओ कि मैग्निफिकेशन कितनी होगी जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पे बन रही होगी, तो तुम ए टू जेड सारी चीजें लिखोगे और रे डायग्राम के थ्रू उसको इक्वली एक्सप्लेन करोगे। तो अल्फा बीटा हमने कौन कौन से एंगल को लिया वो तुम्हें आइडिया समझ आ ही गया होगा। अब एक चीज यहाँ पे समझने की ये है कि अगर मुझे अल्फा लिखना है, टैन अल्फा, क्योंकि ऑब्वियसली हम मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, तो स्मॉल एंगल्स के लिए इसको टैन बीटा बाय टैन अल्फा लिख सकते हैं। तो टैन अल्फा होगा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ उसके बारे में जरा ध्यान से सोचो। अब ये वाला एंगल मेरा अल्फा है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन को मैं देखूँ ऐसे ध्यान से देखो, इसे स्ट्रेट लाइन को जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा मेरा, कह सकता हूँ मैं दैट दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी अल्फा। तो इसी के साथ में ये जो हमें मिल रहा होगा, ये क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये एंगल भी मेरा अल्फा होगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा, बी डैश ए डैश, इसका खास ख्याल रखना है। तो इसी के साथ ये जो लेंथ हो जाएगी मेरी फोकल लेंथ हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। डायग्राम समझ आना चाहिए, कौन कौन से ट्रायंगल्स हमें अज्यूम करने हैं, मैग्निफिकेशन कैसे निकालनी है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हुआ तुम्हें ये? Yes, sir. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन की मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगी। सो व्हाट कैन आई राइट हियर इज की मैग्निफिकेशन एज पर द डेफिनेशन इट इज नथिंग बट बीटा बाय अल्फा। हमको पता है फॉर स्मॉल एंगल्स वी कैन राइट बीटा इक्वल टू टैन बीटा और अल्फा इक्वल टू टैन अल्फा। मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इट इज कम आउट टू बी टैन बीटा बाय टैन अल्फा। कोशिश करो इसको अभी की अभी ही समझ के याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टैन बीटा लिखना है, इस ट्रायंगल को वापस से ऑब्जर्व करो, मैंने बोला था हम छोटे वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। तो टैन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। सो आई कैन राइट इट एज ए डैश बी डैश अपॉन यू ई डिवाइडेड बाय टैन अल्फा। टैन अल्फा निकालने के लिए ये यूज करेंगे छोटे वाला ट्रायंगल। तो टैन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वंस अगेन ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। तो यू कैन राइट इट एज ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। तो ये वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ जाएगी, मैग्निफिकेशन बराबर आ जाएगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस। कुछ इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसको साइन कन्वेंशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होने वाला है यू ई आई पीस के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, तो आई पीस के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस यू ई लेफ्ट हैंड साइड है, और अगर ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं इस डिस्टेंस को कैसे लूंगा, नेगेटिव लूंगा, तो दिस विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस चीज को अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। m इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ नॉट अपॉन यू ई। तो यू ई के पास आएगा ये नेगेटिव साइन, बट हम पूरे के पूरे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं नेगेटिव साइन से। अब इस चीज को थोड़ा फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आई पीस के लिए। सो वी कैन राइट अगेन फॉर द आई पीस लेंस। अब इसके आगे जितना भी हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन है, हम इक्वेशन देख रहे हैं उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यू मेरा इक्वल होगा नेगेटिव यू ई के, ई मेरा इक्वल होगा नेगेटिव डी के। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आने वाला है ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस विच इज डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसको भी क्या लेंगे, डी लेंगे। हेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, वन माइनस वी अपॉन वन माइनस वी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर होता है वन अपॉन एफ के। यहाँ से वन अपॉन एफ किसके बराबर आ जाएगा, वन अपॉन एफ बराबर आ जाएगा वन अपॉन नेगेटिव ऑफ टी माइनस माइनस वन अपॉन यू ई। तो वन अपॉन एफ बराबर आ जाएगा वन अपॉन यू ई माइनस वन अपॉन डी के। दिस इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसको हम आई पीस की फोकल लेंथ करके लिख सकते हैं। तो इसको एफ ई मार्क कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, यू ई की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वन अपॉन यू ई लिखा है ना। तो वन अपॉन यू ई बराबर होगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी के, लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। इसमें से क्या करो, यू ई की वैल्यू के अंदर वन अपॉन एफ कॉमन ले लो। तो जैसे ही ये कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा वन प्लस, और यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस यू की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो एम है वो बराबर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एफ नॉट अपॉन एफ ई, इसी के साथ वन प्लस एफ ई अपॉन डी। So this is the relation in terms of focal length only. This is the relation of magnification, or you can say this is magnifying power of telescope in terms of focal length of objective and eyepiece. तो ये छोटी सी चीज हमें समझनी है, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये रिलेशन हमको फाइनली डेराइव करना होता है, और इसी रिलेशन को डेराइव करके हमें पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ। एक एक स्टेप तुम्हें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक एक स्टेप क्लियर होगा तभी एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी जाके क्लैरिटी मिलेगी। और मैग्नीफिकेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें डायग्राम क्लियर है तो tan बीटा बाय tan अल्फा लगा के तुम इजीली मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। अब इसमें एक केस और आता है जिसमें क्या होगा, हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, जैसा हमने अभी तक देखा है हर बार। तो सेकंड केस में हम लिखेंगे व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनते हुए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि वही इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज as seen through the telescope to the angle subtended at the eye by the object seen directly when both are at infinity। तो पहले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट की वजह से जो फाइनल इमेज मिलेगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों जब इन्फिनिटी पर होंगे तब उसका रेशियो हम देख रहे होंगे। तो इसमें डिफाइन करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो हम सिंपल सा बोलेंगे दैट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज and object when both are placed at infinity, placed or formed at infinity। तो ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर की। तो कंपैरेटिवली बाकी किसी मेथड के या बाकी किसी केस के इजी है थोड़ा सा। रे डायग्राम की बात करते हैं। तो रे डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, अगेन दो लेंसेज हम बनाएंगे, वन इज गोइंग टू बी आई पीस, अनदर इज गोइंग टू बी वन इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव, अनदर इज गोइंग टू बी आई पीस। अपर्चर देख लेना, छोटा बड़ा देख के बनाना है, ऑब्जेक्टिव ही छोटा होता है, आई पीस ऑब्जेक्टिव ही बड़ा होता है आई पीस के कंपैरिजन में। अब हमें पता है हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है। अगर हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगी तो इसका सिंपल सा केस क्या है, इसका सिंपल सा केस है कि एफ नॉट और एफ ई दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करें। अगर एफ नॉट और एफ ई दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे तो हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है अगर एक ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाली इमेज दूसरे के फोकस पे लाई करे तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस पे होने के कारण उसकी वजह से जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो सिंपल सा केस है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। तो वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे विच इज सपोज टू पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड टच दी आई पीस लेंस। दूसरी रे हम जैसे ही बनाएंगे वो रिफ्रैक्शन सफर करेगी, और ये रिफ्रैक्शन कहाँ होना चाहिए, ये रिफ्रैक्शन होना चाहिए हमारा फोकस पर। तो देखो जरा, एक दो बारी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी में कभी सही नहीं बनता ये। जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट कर रही होंगी वो पॉइंट होगा जहाँ जिसको हम बोलेंगे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फोकस ऑफ आई पीस। कुछ इस तरीके से। अभी भी अगर देखो तो ये थोड़ा सा आगे खिसक गया है कुछ यहाँ पे। तो सिंपल सा एक काम करना, जहाँ पे दोनों रेज मिल रही हो ना वहाँ पे फोकस बोल देना, पहले से फोकस मार्क मत करना। पहले से फोकस मार्क करोगे तो दिक्कत होगी, वो सेम बने या ना बने ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे मीट हो रही है उसको फोकस बोल दो। क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि मेजर करके बना रहे हैं चीज़ों को, हमें बस दिखाना है कि रे डायग्राम बन कैसे रहा होगा फाइनली। तो ये दोनों की दोनों रेस क्या हो जाएंगी लेटर ऑन, दे विल बी पैरेलल, कुछ इस तरीके से। और ये पैरेलल की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फाइनल इमेज होगी इट इज सपोज टू फॉर्म एट इन्फिनिटी। हम बोल सकते हैं दैट दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो सिंपल सा देखो जरा, सब चीज़ों को मार्क करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी माई एफ नॉट, दिस इज गोइंग टू बी माई एफ ई, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और फाइनल में जितना एंगल सबटेंड कर रही होगी इस एंगल को हम बीटा बोल देंगे। तो मैग्नीफिकेशन को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैग्नीफिकेशन बराबर होगी बीटा बाय अल्फा के। बीटा को मैं लिख सकता हूँ tan बीटा बाय tan अल्फा। अब ट्रायंगल कौन सा चूज करें इसके बारे में जरा सोचो। तो tan बीटा लिखने के लिए वही सेम प्रोसेस, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, छोटे वाला, मतलब ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर मान लो, ये ऑप्टिकल सेंटर है आई पीस का ऑब्जेक्टिव का, और ये ऑप्टिकल सेंटर है आई पीस का। यहाँ से रे कुछ ऐसे आई और यहाँ से कुछ ऐसे आई, तो ये वाला एंगल मेरा अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा बीटा हो जाएगा। और ये जो लेंथ होगी ये मेरी फर्स्ट वर्चुअल इमेज होगी, तो किसके थ्रू बनेगी, जो बनेगी ऑब्जेक्टिव की वजह से। तो ये वाला ट्रायंगल हम एक्चुअली में यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। पहले वाले केस के अंदर ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है दोनों अलग अलग होंगे, दूसरे वाले केस में तो साथ साथ आ गए एकदम। तो हम इसको ऐसे बना के समझ सकते हैं। और ये लेंथ हो जाएगी हमारी एफ नॉट, ये लेंथ हो जाएगी हमारी एफ ई। तो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन बराबर आ जाएगी, इसको मैं
ए डैश बी डैश बोला है, तो ए बी ए डैश बी डैश बोला है तो उसको ए डैश बी डैश लिख देते हैं। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मैंने ए बी बोल दिया, तो ये जो इमेज होगी इसको मैं ए डैश बी डैश बोल देता हूँ। तो ये मेरी इमेज, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा ए डैश बी डैश। टैन बीटा बाय टैन अल्फा लिखना, टैन बीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन बेस यानी कि एफ ई। सिमिलरली इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। तो मैग्निफिकेशन कैसे आ जाएगी यहाँ पे, सिंपल सा हम यहाँ लिख सकते हैं दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ ई। अब आई पीस के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो आई पीस के लिए फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है, और अगर फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होएगा तो हम टोटल एज अ होल नेगेटिव लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हमने ये लिखा है, और कोई और चीज़ सोच के ही हमने ये नहीं लिखा। तो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों केसेस में से कोई सा भी केस हमको निकालने के लिए बताने के लिए आ सकता है। ये पॉइंट याद रखना है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के अंदर एफ नॉट प्लस एफ ई यही बराबर होता है ट्यूब लेंथ के। ट्यूब लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। लेकिन ये कौन से केस में होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में होगा। सो इट कैन ऑल्सो रिटन एज एल इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई। तो किसी किसी केस में जब हमें न्यूमेरिकल दिया होगा तो हमें ट्यूब लेंथ की वैल्यू दी होगी, फोकल लेंथ किसी एक की दी होगी, दूसरे की नहीं दी होगी, तो उस तरीके से उस केस में हम इस चीज़ को निकाल रहे होंगे। सिमिलरली एक और सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बन रही है तो जो भी मैग्निफिकेशन होगी टेलीस्कोप की वो हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस से बड़ी होगी, वन से बड़ी होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस। कहने का मतलब क्या है, व्हेन फाइनल इमेज formed at the least distance of distinct vision, the magnifying power of telescope is larger than that in the case of normal adjustment, because of the factor 1 plus fe over d greater than 1। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस के अंदर 1 प्लस एफ ई बाई डी अगर 1 से बड़ा हो जाए तो जो मैग्नीफाइंग पावर है उसकी वजह से वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर बने, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि डी पर बने। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर। अगर हमें मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए या मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए तो जो मेरा एफ नॉट है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन एफ ई। और अगर ये बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि इस डायग्राम, इस रिलेशन से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हो, एम इज इक्वल टू नेगेटिव एफ नॉट बाई एफ ई। तो अगर जैसे एफ नॉट बहुत बड़ा हो जाएगा एफ ई कंपेरिजन में तो मैग्नीफिकेशन ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे बस नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पॉइंट। तो इस चीज़ को भी हम मेंशन करेंगे, हेयर नेगेटिव साइन इन एम represents that the image is real and inverted। इमेज रियल होगी और उल्टी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कुछ बातें थी किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। इसी के अलावा यहाँ पे हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी आता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें अब इसके अलावा, कोई ज़्यादा नहीं है। जल्दी जल्दी से एक बार ज़रा इसको भी कवर कर लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वैसे तो इतना ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है। स्लाइड दिखा दो। हम्म तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एज सच बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट सिंपल से समझना है इसको कि ये भी एक तरीके का रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम दूर पड़ी इमेज ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि थोड़ा ज़्यादा दूर हो in comparison to that distance which our naked eyes can't see. So it is a refracting type telescope
और अभी जो टेस्ट होगा उसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की डेरिवेशन आएगी, पहले बता रहा हूँ। ढंग से पढ़ लेना इन दोनों को अच्छे से, तुमको ये आना चाहिए, कल एग्जाम में भी आएगा, तो यू नो कि हमें इसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। इट इज़ अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप विच इज़ यूज टू सी डायरेक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट अर्थली ऑब्जेक्ट्स। अर्थली ऑब्जेक्ट्स मतलब जो अर्थ पे ही प्रेजेंट। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि बाइनोकुलर्स को ही ये बोलते हैं और कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें, किस्मत खराब हुई तो पूछ लेगा कि बना के दिखा दो। तो यहाँ पे 3 लेंस होते हैं। एक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होगा इरेक्टिंग लेंस हम इसको बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आई पीस। रे डायग्राम के अंदर होता क्या है कि अगर कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे रेस इस तरीके से हमें मिल रही है, ऑब्वियसली दे आर एट फार अवे, दे आर एट लार्ज डिस्टेंसेस, सो जितनी भी हमारी रेज होंगी दे आर सपोज टू कम पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल आएंगी तो हमें पता है दे शुड मीट एट फोकस। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी फाइनल इमेज कहीं पहले लेंस की वजह से यहाँ बन रही है, इसको मैंने बोल दिया ए डैश बी डैश। तो फोकस पर जब हमारी फाइनल इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, ध्यान से देखना जरा इस चीज़ को। one should come like this, other should be parallel, so it should also be after refraction supposed to meet at focus। कुछ इस तरीके से एक रे और बना लेते हैं, ये भी कुछ इस तरीके से पास करेगी। तो सब तीनों की वजह से हमें इमेज कहाँ मिली, इन दोनों के बीच में। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब जो भी रेज आ रही होंगी वो इसके थ्रू आ रही होंगी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस। सिमिलरली अभी जो रेज है इनको तुम फर्दर ऑब्जर्व करो, इट हाउ दे आर सपोज टू मूव। सो दे विल मूव इन सच अ वे कि एक रे तो हमें दिखेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ऐसे, मतलब हमने वो वाली रे यूज करी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दैट विल गो लाइक दैट। और एक रे जो नीचे से कहीं से आ रही होगी वो कुछ ऐसे चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर मुझे पता है ऑप्टिकल सेंटर से ये पास कर रही होगी तो सीधा जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये जो रे आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इस इरेक्टिंग लेंस के फोकस से पास करेगी कुछ इस तरीके से। तो इरेक्टिंग लेंस की वजह से हमें एक इमेज देखने को मिलेगी जो कि क्या करेगा, इसको सीधा कर देगा। समझो इसका लॉजिक क्या है। जो भी हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इमेज मिलेगी उल्टी, इट विल बी इन्वर्टेड। तो इस इमेज को सीधा करने के लिए हम एक इरेक्टिंग लेंस यूज करेंगे जो कि इसको क्या करेगा, सीधा कर देगा। तो सीधा कर देगा तो हमें ये ए डैश बी डैश जो है अब सीधा होकर मिलेगा, सेम डायमेंशन की, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, और ये इन्वर्टेड से सीधी हो जाएगी इमेज, बस इस तरीके से समझना है। और फर्दर नाउ दिस ऑब्जेक्ट, फॉर दिस ऑब्जेक्ट दे विल अपीयर टू कम फ्रॉम इंफिनिटी। अगर रे इंफिनिटी से आती हुई नजर आ रही होगी तो हमारी जो भी आई होगी इसको दिख रहा होगा कि रे कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, एंड इसी लेंस को हम बोलते हैं आई पीस लेंस। तो इरेक्टिंग लेंस लगाने का मेजर मतलब, या फिर यू कैन से मेजर मकसद यही होता है कि हम जो इमेज बन रही है उसको सीधा कर दे। वरना क्या होता, वरना ये होता अगर ये लेंस नहीं होता ना तो बाइनोकुलर्स में से हम जो भी देखते हैं हमें उल्टा दिखता। तो वो उल्टे को सीधा करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखते हैं सीधा। सो मैग्निफिकेशन बराबर आएगा वही एफ नॉट बाई एफ ई के। कब आएगा, व्हेन द इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही होगी। वहीं पे दूसरा केस यहाँ पर ये होता है जब इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। सेकंड केस में वी कैन से व्हेन इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, यानी कि डी लिख देता हूँ सीधा 25 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन बराबर होगा एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन डिफाइन करी थी सेम वही करेंगे, बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज को सीधा करने के लिए इलेक्ट्रिक लेंस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें सीधी इमेज देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है इसके अंदर, इतना जान लिया बहुत है। बाकी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स भी होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक उनसे सवाल नहीं आया, तो हम भी इसके बारे में ऐसा बात नहीं करेंगे। एंड फ्रॉम दिस दिस टॉपिक इज डन। सो इसी के साथ हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म होता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों टॉपिक्स तुम्हारे लिए पढ़ना। मेक श्योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको तुम कम से कम 3-4 बार डेरिवेशन इसकी करो, मैग्निफिकेशन पावर लिखो, रे डायग्राम बनाओ, मैग्निफिकेशन पावर को डिफाइन करो, एंड देन यू आर गुड टू।
क्लियर हुआ है सब कुछ? Yes, sir. ठीक है देन, लेट्स कीप इट टिल हियर ओनली। इवनिंग में